कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भी। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। हम सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं जहां जो बातें आपको कहीं और नहीं मिलती। स्टूडियो में मेहमान प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और आज एक और बहुत वरिष्ठ मेहमान आलोक मेहता जी हमारे साथ आए। सर, बहुत स्वागत आपका भी। सब लोग आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट, संपादक। और अजीत द्विवेदी जी, अक्सर, अब तो कह रहा हूँ अक्सर की तरह आप हमारे साथ हैं, रोज की तरह नहीं कह पा रहा हूँ, अक्सर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। बांग्लादेश की बात करेंगे हम लोग आज, और बांग्लादेश में दो मुद्दे समझने के हैं जो वहां पर इस वक्त हो रहा है। क्या हमारे पास उसका कोई इलाज है? सीधी सीधी बात, वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, परेशान हैं, हमले होते हैं उनके ऊपर, और ये सिलसिला 1.5 साल से चल रहा है जब से वहां पर सत्ता बदली है। क्या भारत सरकार इसको रोकने के लिए कुछ किया, और किया तो वो हमें दिख क्यों नहीं रहा, या ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता? तो वो भी बात हम खुलकर के समझेंगे, क्योंकि इस पर आज स्टेटमेंट आया है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का। उनसे सवाल हुआ कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कैसे की जाए जिहादी तत्वों से, तो उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कुछ कर ही रही होगी, और लेकिन इसके लिए तो हिंदू समाज को खुद ही संगठित होना पड़ेगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने आह्वान जरूर किया कि हर हिंदू दुनिया भर में या भारत में अपनी अपनी सीमा में रहकर जो कर सकता है उनके लिए वो प्रयास करे। ये भी एक तरीके का वही प्रयास ही है कि आप अवेयरनेस तो फैलाएं, दुनिया की आंखें तो खुलें कहीं। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ तस्वीरें मैं पहले दिखाता हूँ। ये आपने ये पोस्टर दिखा दीजिए जरा। ये आपको याद होगा ना, ये 2014 में ये ऑल आइज ऑन राफा एक कैंपेन चला था, जब राफा गाजा का एक इलाका, वहां बमबारी कर रहा था इसराइल, तो पूरी दुनिया में ये पोस्टर जो है ये छा गया था, ऑल आइज ऑन राफा। और कैंपेन था कि भाई दुनिया देखे यहाँ कत्लेआम मच रहा है। तो वही दुनिया आज सोई हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मैंने किसी बड़े अंग्रेजी अखबार, वेस्ट के अखबार में, मीडिया पब्लिकेशन में इसकी कोई बड़ी खबर नहीं सुनी। एक आध जगह छपी जरूर है, लेकिन उसको किसी ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना है, और बांग्लादेश भी नहीं मान रहा। वो तो कह रहा है कि ये तो सभी देशों में होता है, हम पे क्यों आप तोहमत दे रहे हैं। उसकी वजह ये तस्वीरें हैं। ये हैं दीपू चंद्र दास, पुलिस की कस्टडी में आदमी था, फैक्ट्री से खींच कर निकाला भीड़ ने, किसी तरह पहले पुलिस अपने साथ बचा करके ले गई, फिर वही पुलिस इस भीड़ के हवाले कर देती है। ये भीड़ घसीट रही है दीपू चंद्र दास को। बाकी जो आगे पीछे है हो सकता है आपने वीडियो में देखा हो, ज़्यादा दिखाया नहीं जा सकता। पेड़ पर फांसी दी पहले और उसके बाद जला दिया। ये उसकी ये तस्वीर है। तो ये बातें। और आज बीजेपी की एक सांसद निशिकांत दुबे जी ने पूछा कि हिंदुओं को बांग्लादेश में कैसे जलाया जाए। इसके लिए ही इंदिरा जी ने 71 से 74 तक हर भारतीय पर 5 पैसे प्रत्येक बस टिकट पर, 25 पैसे सभी सिनेमा टिकटों पर, और 2 रुपए प्रत्येक स्टैंप पर टैक्स बांग्लादेश को देने के लिए लगाया था। यही दिन देखने के लिए ये उस वक्त की उन्होंने कुछ डाक टिकट वगैरह जारी किए। मेरे सर से मैं पूछ रहा था तो उन्होंने बताया वो शरणार्थी जो आए थे करोड़ों में, उनके लिए व्यवस्था करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था करने के लिए ये जो है वो करना पड़ गया था। चलो, छोटी छोटी बातें, ये बातें अक्सर ऐसे कोई कह देता है तो कम्युनल कहला दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो बात जैसी है वैसी कही जाए। दुनिया में कितने देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज कितनी हैं? आप मैंने ये 57 जी, तो दुनिया भर के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं 57 के करीब, आपने ठीक कहा। एक OIC जो है, इस्लामिक सहयोग संगठन, बनाई है इस्लामिक कंट्रीज के कोऑपरेशन के लिए। और वैसे भारत में भी मुस्लिम आबादी जो है वो दुनिया की तीसरे नंबर की बड़ी आबादी है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के बाद बांग्लादेश से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। लेकिन हिंदुओं के कितने देश हैं सर? भारत और एक नेपाल मान लें, तो बड़ा देश तो भारत ही है। तो संघ प्रमुख से भी ये पूछा गया कि साहब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा करना ही पड़ेगा, एक ही देश है हिंदुओं का, वरना वो कहाँ जाएंगे। तो मुझे एक बात याद आ गई सर, कल एक प्रोग्राम में, ये सोच की बात है, मेंटालिटी के लिए बता रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम शाम को कर रहा था, उसमें ऑडियंस भी थी, वो भी शायद देख रहे हो प्रोग्राम। ये उन्होंने ये सवाल किया, एक सवाल पूछा किसी ने कि जो हिंदू हैं अगर ये भारत आना चाहें तो क्या भारत को इनको ले लेना चाहिए? तो मेहमान थे, उन्होंने कहा बिल्कुल लेना चाहिए, और वो कहाँ जाएंगे अगर वहाँ से परेशान हो कि उनको भागना पड़ेगा। तो ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या उनको भी फिर आप घुसपैठिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये हमारे देश में ही ये सोच है कि अगर बांग्लादेश का हिंदू प्रताड़ित होकर यहाँ भाग के आए तो कहलाएगा तो घुसपैठिया ही ना, वो फर्क नहीं कर रहा है। वही सोच की बात है
कि आप किस चश्मे से देख रहे हैं, कि कौन किस तरह से किस उद्देश्य से आ रहा है। बात इसकी है, और ये कोई नई बात नहीं है। उसके मन में कोई सेंसिटिविटी नहीं है ना, कि वो वहाँ हो दोनों क्या को रहा है। बराबर की दृष्टि से देख रहा है। उसको इससे बात कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। इस वजह वो वहाँ रह नहीं सकते इसलिए आ रहे हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक रह पा रहे थे रह ही रहे थे। तो मुझे रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ एक 2-3 वाक्य है वो याद आते हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि देखिए, दो दुनिया में ऐसे मजहब हैं जो इस बात से संतुष्ट नहीं होते कि उन्हें अपने मजहब के अनुसार जीने की छूट हो। उनको इस बात से मतलब है कि उनके विरोधी जो मजहब हैं उनको नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात हिंदुओं को लेकर उन्होंने कही, जो आज भी अक्षरशः सत्य है। उन्होंने कहा, आज एक मुसलमान आवाज़ दे तो लाखों मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं आज आवाज़ दूं तो कोई हिंदू इकट्ठा नहीं होगा, आएगा नहीं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। उन्होंने लिखा है। तो वो स्थिति आज भी वही है। ये जो आपने संघ प्रमुख का बयान सुनाया, सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ आज तो नहीं हो रहा है, इतने लंबे समय से हो रहा है। हम हर समय शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन गड़ाए रहते हैं। ये सब ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश को कुछ आर्थिक मदद दे दो, उनसे सहयोग कर लो, ठीक हो जाएगा। भूल जाते हैं कि 1904 या 5 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वो ढाका में हुई थी। वो वही डीएनए है जो पाकिस्तान का है। 1971 में हमने बांग्लादेश बनवाया। 1974 में वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, बांग्लादेश के दौरे पर गए। उसके 2 या 3 दिन बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को न्योता दिया मुजीबुर रहमान ने, और हमारे राष्ट्रपति से ज़्यादा बड़ा उनका स्वागत हुआ। कौन से साल में? 74 ढाका में जी। और जो मुजीबुर रहमान कहते थे आज़ादी के बाद, तुरंत बाद और उससे पहले, कि मैं पहले जो है इंसान हूं, फिर बंगाली हूं, और उसके बाद मुसलमान हूं, और 71 के बाद पलट गया। ये तो आपने जो बात बताई कि जुल्फिकार अली भुट्टो का स्वागत 74 में हुआ। जुल्फिकार अली, अब आप कहूँ कि नहीं कहूँ, मैंने तो वो क्योंकि वो स्पीच अपने कान से सुनी है, सर आपने भी सुनी होगी। कराची या कहीं की स्पीच है, जब ये चल रहा था बांग्लादेश के अंदर, चुनाव जीत गए थे शेख मुजीब, और ये इनको भुट्टो ही थे ना, इनको ही नहीं चाहिए था ना, इनकी वजह इन्होंने अलग कराया। स्पीच के अंदर इनका वो है डायलॉग, ऑडियंस उससे पूछते हैं, जनता से पूछते हैं, साथ में रहना है, साथ में रहना है। आवाज़ आती है, नहीं नहीं, जहन्नुम में जाएं सुअर के बच्चे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की स्पीच है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए। उस आदमी को 74 में मालाएं पहनाई बांग्लादेश ने। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं सौरभ जी जो कह रहे हैं, लेकिन डीएनए, यदि डीएनए की जब बात करें तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोहन भागवत नहीं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या सुदर्शन, सभी तो ये कहते थे कि सभी हिंदू हैं। अब उस ढंग से भी तो सोचिए, यदि जिन लोगों का हमारा यदि उस हिसाब से देखें तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इसीलिए जब आपने रिफ्यूजी शुरू किया, वो लोग उस समय जब आए थे तो खाली मुस्लिम थोड़ी आए थे। जिस तरह अत्याचार हुए, लाखों की संख्या में जो मारे गए, हुए खूब हुए। बस इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद ये उम्मीद करना, भारत जैसे देश में जो बहुत सहिष्णु, जिसने अकबर के यहाँ भी विवाह भी किया, हमारे यहाँ तो उस तरह की स्थिति रही है, ऐसी स्थिति में उदारता का जो दुरुपयोग दुनिया में, जैसे कह सकते हैं भारत एक बड़ा भारी, एक जैसे कह सकते हैं कि आदर्श भी कहेंगे आप, उसके बाद ये उम्मीद कर सकता था कि बांग्लादेश भुट्टो का किया, हम लोग चीन के साथ कुछ होता, उसके बाद चीन के साथ भी बात किया, उससे क्या रहा वो अलग है। मेरा ये कहना है कि उसमें हिंदुओं के साथ इसीलिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार आने के बाद ही तो कानून बना ना, जिस पर विरोध हो रहा है, ताकि उन लोगों को जो बाहर अफगानिस्तान में हो, किसी भी देश में यदि हिंदू हमारे यदि उस तरह प्रभावित हैं, वो यदि आते हैं तो उनको हम भारतीय माने। आपने जहाँ से सवाल किया था, मैं इस पर जा रहा हूँ कि घुसपैठिए उनको कैसे कहेंगे हम तो उनके लिए सब जो आएंगे हमको। अब ये ठीक है कि उनमें भी क्या भारत के प्रति वो प्यार है, या खाली वैसे आकर के वो नाम बदल करके आ जाएं।
घुसपैठिया ऐसे भी उनको केसेस कैसे- पश्चिम बंगाल जी, में तो पकड़े बिल्कुल। गए ऐसे केसेस। और इसलिए देखिए आप जैसे ये लड़का जो मारा गया दास, अब कितने बंगाल में इसका, इसीलिए आगे और हम बात करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके लिए सोचा जाना चाहिए। सरकार भी कुछ सोचती है, वो अलग बात, भागवत जी ने जो कहा सरकार सोचे, लेकिन कई वर्षों से जो हो रहा था निगलेक्ट हुआ है हिंदुओं के प्रति। ये कानूनी सरकार आने के नहीं, उसके पहले जिस तरह से वहाँ पर मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही थी, जिस तरह से शिक्षा की जितनी संस्थाएं बनी हुई थी, ये तो अब आया ना मोहम्मद। उसके पहले जितने लोग थे जो सत्ता सर, में वो हम आए, अपने यहाँ नहीं रोक पाए तो उनके यहाँ क्या रोकेंगे? जो शिक्षाएं दी जा रही हैं अपने ही उसको रोकने के लिए क्या करें? लेकिन ये बात, क्योंकि ये सर में आ गया ये, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा, ऐसे भी लोग हैं सर कि अलग देश है भाई, वो हिंदू भी है तो उनका प्रॉब्लम है, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ भी। फिर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती क्यों बढ़ रही है? भुट्टो को बांग्लादेश बनने के 4 साल के बाद ही, 3 साल के बाद ही क्यों मालाएं पहनाई थी? धर्म। पाकिस्तान कश्मीर की बात क्यों उठाता है? धर्म। टर्की और पाकिस्तान के बीच दोस्ती क्यों है? सबसे ज्यादा टूरिस्ट तो हम भेजते हैं, अभी उसको वॉरशिप गिफ्ट की है उसने, क्यों? वजह क्या है? धर्म। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर निकाल दिया, वजह धर्म, कि वहां क्रिश्चियंस के ऊपर हमले रहे, और वो खुल के कहता है दुनिया को अपने समाज के हित की बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टोकरी लिए घूमते रहो सेक्युलरिज्म की। नहीं, हम लोगों के यहाँ भी ध्यान रखा गया है, तभी ये सीए का कानून बना, जो नागरिकता का कानून बदला, वो इसलिए बदला और उसमें बजाबता ये प्रावधान किया गया कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से जो अल्पसंख्यक हैं जिसमें हिंदू महत्वपूर्ण है, वो प्रताड़ित होकर के अगर आते हैं धार्मिक आधार पर, तो हम उनको नागरिकता देंगे। वो भी तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है कि उसको भागना पड़े। अभी हम उसके लिए वहां क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी जो किया जा सकता है वो हम कह रहे हैं, लेकिन पहले सीए का जो प्रावधान किया गया, हालांकि उसको भी 2019 में कानून बना और उसके नियम बना करके नोटिफाई करने में 5 साल लग गए। जब 19 में आपने कानून बनाया, उसी समय आप नोटिफाई करते। अच्छा, उसके बाद भी जब नोटिफाई किया तो कहीं 16 लोग बन रहे हैं, कहीं 20 लोग बन रहे हैं, इतने लोग आए हुए हैं। कमी है क्या? मतुआ समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, लाखों की संख्या में बात कर रहे थे, उनका आज तक नहीं बने, सब नहीं बने, काफी लोग नहीं बने। अब कैंप लगा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। तो ये जो स्थिति है, ये एक तरह का नेग्लेक्ट है, हम लोगों का नेग्लेक्ट व्यवहार में है। आपने जो सबसे पहली बात कही, हम वहां कहें कि दुनिया की कोई ताकत जब हम नहीं करेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत क्यों कहेगी? दुनिया की किसी ताकत को कोई जरूरत नहीं है। दोनों हम बहुत ही वरिष्ठ दोनों लोग बैठे हुए हैं। आप 1971 में भी दुनिया थोड़े कह रही थी, कोई नहीं कह रहा था। 71 में जो जनरल यहिया खां है, वो बूट के तले, मिलिट्री के बूट तले रौंद दिया उसने पूर्वी पाकिस्तान को। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, कोई दुनिया कह रही थी। किसिंजर और निक्सन दोनों की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान का एक मतलब था, क्योंकि उनको चाइना के साथ संबंध सुधार करने थे। वो तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। वहाँ जो उनके हाई कमीशन का व्यक्ति बैठा हुआ था, आर्चर ब्लड जिसका नाम था, जिस बाद में ब्लड टेलीग्राम उनकी किताब भी आई, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ लीजिए, गैरी जे बास ने लिखी। उन्होंने लिखा बहुत स्ट्रांगली वर्डेड कि भाई यहाँ तो मानवता का कत्लेआम हो रहा है। और जब वो उनके टेलीग्राम्स लीक होने शुरू हुए मीडिया में, तब जाकर के अमेरिका ने और दूसरे देशों की नजर गई, तो कौन देख रहा है? अब क्या करें? तो अभी भी हम करें, पहले भारत को ये पहल करनी होगी। क्या जो करें? चाह रहे हैं, इसका जवाब दिया था सरदार पटेल। 1941 का जो सेंसस था उसके हिसाब से ईस्टर्न पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में 28% हिंदू थे जी। उन्होंने कहा जब आप हिंदुओं को भगा रहे हैं तो हमें पाकिस्तान से डिमांड करना चाहिए कि 1/3 जमीन दो। दे दो। हाँ। इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन किया, लेकिन बताओ, अपनी 1/3 जमीन दे दे ये वो हाँ जो वेस्ट पाकिस्तान को के पास, ईस्ट पाकिस्तान के पास, वो हमारा बांग्लादेश खुद है। है। हाँ। और अब भी जो कर सकते हैं हम कि बांग्लादेश में हिंदू होमलैंड की मांग करें। चटगांव पहले भी आना चाहता था, हिंदू बहुल था, उस समय क्यों नहीं आया, किसने किया, उसको छोड़ दीजिए, वो अब बीत चुका है। आज भी जरूरत है बांग्लादेश में एक हिंदू होमलैंड की, कि वो जमीन लीजिए और उनको वहां बसाइए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। और कोई मतलब इस तरह का हल है नहीं। आप देखिए, वो कोई ऑटोनॉमस रीजन टाइप बांग्लादेश के अंदर बने आप। हाँ, हम लोगों को लगता है कि शेख हसीना बहुत जो है हमारे लिए सहायक थी, बहुत अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं है, केवल हलाल और झटका का अंतर है। शेख हसीना के समय भी महिलाओं का एक बड़ा डेलीगेशन, बड़ा संगठन मिला था कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अधिकार को बढ़ाने के लिए आप कुछ कीजिए चुनाव से पहले। जो ये आखिरी चुनाव जीती थी उससे पहले
उन्होंने किससे समझौता कर लिया? हिफाजत इस्लाम नाम का एक जो संगठन है, संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट है, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है घोषित रूप से, उनसे समझौता कर लिया। हालत ये हुई कि ढाका में जहां शेख हसीना के आने से पहले ढाका में इक्का दुक्का मदरसा हुआ करता था, आज हर गली में मदरसा है। हालांकि उनका आज स्टेटमेंट आया है बांग्लादेश में जो हुआ है ये दीपू चंद्र दास की हत्या पे भी और हालत पे भी, लेकिन उसमें उनकी एक लाइन जो बताने लायक है, वहां जो लोग भारत को धमकियां दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे देश को धमकी नहीं दी जाती जिस पे आपका व्यापार, आवाजाही और स्थिरता निर्भर हो, और भारत पे निर्भर है ना। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने स्टडी की थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर यही हालात रहे तो 30 साल बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। अरे सर, लेकिन भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं, आपने तो पटेल साहब से शुरू किया, तो मैं तो 71 में 13.5% हिंदू आबादी थी, अभी 71 तक, आज मेरे ख्याल से 9.5 7.5% है, 8% है। देखिए, बांग्लादेश में हम लोगों को बहुत पहले से ही जो करना चाहिए था, जो अभी कह रहे हैं प्रदीप जी, मेरा भी ऐसा मानना है कि लगातार अब जा करके या तो आप बिल्कुल आर्मी, जैसे आपने कहा 71 में, तो इसीलिए सारी दुनिया तब भी नहीं, वो हमारे साथ कहाँ तैयारी थी, अमेरिका ने तो 7वां बेड़ा भेज दिया था। आज हमारी स्थिति वो नहीं है, लेकिन हाँ, क्या हम सिंदूर ऑपरेशन की तरह से वहाँ कोई ऑपरेशन ऐसा करें जहाँ इससे वो भी संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, एक दबाव बनाकर देखिए, उसके साथ ये भी देखिए, उस समय 7वां बेड़ा में तो मोहम्मद यूनुस भी तो एक पपेट ही है। देखिए, यदि डीप स्टेट जो भी कहिए आप, उस हिसाब से वो जो बना है यहाँ, उस समय तो स्वागत हुआ था। हम लोग दोवल मिलने के बाद भारत में भी उनके सब आयोजित किए गए एक समय। मैं तो ये शेख हसीना की बात से ही क्यों लेता हूं, वो कह रही है बांग्लादेश का व्यापार, आवाजाही, स्थिरता भारत पे निर्भर है। बिल्कुल। तो क्या हमारे पास वो लिवरेज है? मुझे याद है अभी हमने कुछ दिनों पहले इनका ट्रांसशिपमेंट बंद किया था। नहीं, उससे पहले भी सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि वो सब रोक देंगे। बट है लिवरेज हमारे पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कई तरह के रास्ते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अब जब जाकर के, और सारी दुनिया कहीं नहीं मान रही है, कोई दुनिया का देश इस पर नहीं बोल रहा है, ये सबसे बड़ी विषय है। मानव अधिकार, हमारे यहाँ कोई एक मारा जाता है, कोई तो उस पर कहते हैं देखिए जी बड़ा अत्याचार, बुलडोजर चल गया, मार दिया एक को। लेकिन आप देखिए कि हम वहाँ पर बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो आपने शुरू में भी जो कहा, मुझे इसी बात पर है कि क्योंकि वो कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि तबाही हो ये इस एरिया में। आप बोलते रहे कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कुछ मामलों में टेक्सटाइल में हमसे बराबर पहुँचने लगा था, ज़्यादा होने लगा था, ज़्यादा हो गया। तो ये अब उसको तो हम पर निर्भर है ना। वो आज हमने भी उनको जब भी ज़रूरत हुई दे दिया, अब इतना भी उनको हो गया, उसके बाद ये स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब भारत सरकार अभी ये वेट करना चाहती हो कि इनके चुनाव के बाद क्या परिवर्तन होते हैं, हम उसके साथ कैसे संबंध रखेंगे? चुनाव के बाद तो कोई परिवर्तन नहीं होना है ना। चुनाव के बाद वहां सारी कोशिश तो जमाते इस्लामी की सरकार बनाने की है। जमाते इस्लामी एक बड़ी ताकत है जो चुनाव लड़ रही है। जो 5 मेन फोर्सेज चुनाव लड़ेंगी उसमें एक बड़ी ताकत जमाते इस्लामी है। एक ताकत जातीय पार्टी की है जो जनरल इरशाद की पार्टी है, एक बीएनपी है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो तो फिर भी मान लीजिए एक पार्टी है, लेकिन इरशाद की पार्टी है, जनरल इरशाद, जिसने पहली बार वहां उस कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म को मान्यता दी कि इस्लाम के हिसाब से बांग्लादेश चलेगा। और हम लोग शेख हसीना को लेकर के अपने यहाँ, हमारे यहाँ आई हैं, शरण दिया, अच्छी बात है, डिप्लोमेटिकली ठीक है। लेकिन जब जनरल इरशाद के बाद सत्ता में आई शेख हसीना, तो उन्होंने रहने दिया उस इस्लाम को कि इस्लाम के हिसाब से देश चलेगा, उन्होंने रहने दिया। उसको भी मार दिया ना, जमाते इस्लामी ये जो जमाते इस्लामी है सौरभ जी, ये तो 71 की लड़ाई में भी हमारे विरोध में था। 71 का जब हम लोग मुक्ति में, भारत की सेना मुक्त कराने के लिए लड़ रही थी, हम लोग मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे, तब भी जमाते इस्लामी हमारे विरोध में थी। जासूसी करते थे लोगों को मरवाते थे, हम लोगों के खिलाफ कैंपेन करते थे, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। तो जमाते इस्लामी की सरकार आ जाएगी, बीएनपी की आ जाएगी, तो रिश्ते जातीय पार्टी की आ जाएगी, रिश्ते खराब ही हो सकते हैं, सुधर नहीं सकते। बेहतर तो होगा नहीं ना, इतना कट्टरपंथी माहौल यहाँ इतना डीप रूटेड, जहां सोच ही ये हो कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। ये एक बेसिक लाइन है। आप किसी भी इस्लामी देश में चले जाइए, जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनका सीधा से ये मानना है, और वो खुलकर कहते हैं, वो ऐसा नहीं कि छिपी हुई बात है। तो उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको कुछ मदद कर देंगे, आप उनकी संकट में सहायता कर देंगे? तुर्की की सहायता की थी ना हमने जब भूकंप आया था, क्या किया उसने? सबके सामने है। तो बांग्लादेश से संबंध हमारे अच्छे हो जाएंगे, ये सोचना ही गलतफहमी है। तो क्या बस इंतजार करें कि शेख हसीना जैसी कोई फोर्स आए वहां पर दोबारा और उसके साथ फिर संबंध ठीक नहीं? कैसे अभी तो आज के हालत में कैसे आएंगे? यही जो अभी कह रहे हैं, जमाते इस्लामी लगातार, और वहाँ जो यंग लड़के आए हैं, उम्मीद क्या की जाती है कि न वो
जो पढ़ाई की गई, आप यदि पढ़ें उनके डिटेल्स, क्या क्या वहाँ शिक्षा दी जाती रही है, इतना कट्टरपंथी जिसको आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट सारे आतंकवादी, सो कॉल्ड छात्र आंदोलन वो वाले सब पाकिस्तान- एक्सट्रीमिस्ट निकले। सारे पाकिस्तान, वही कर रहा है। पाकिस्तान ने ही उसको आज़ादी हमने दिलाई और पाकिस्तान ने वहाँ पर पूरा हाँ, ये अपना पढ़ाई का जो आपको काम मालूम किया है है। हमारे कितने सैनिक शहीद हुए थे 71 की जंग में? बांग्लादेश के लिए लड़ाई हुई थी ना, 3843। अब ये मुझे रिसर्च में आंकड़ा और दिया हमने गया है। हासिल क्या किया, कितना शॉर्ट साइटेड था वो पूरा प्रोजेक्ट। आप देखिए कि हम इतने इतने जवानों का बलिदान दिया हमने, इतना पैसा खर्च हुआ, समय लगा, सब कुछ हुआ, हम केवल एक चिकन नेक जो है उसको चौड़ा नहीं कर उसको पाए। चौड़ा नहीं कर पाए, बताइए। और हमारा उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य थे। एक कि पाकिस्तान को तोड़ दें, 2 टुकड़े में कर देंगे, और जो शरणार्थी इतने बड़ी संख्या में आ रहे हैं उनका आर्थिक बोझ उठाने की हालत में हम नहीं है तो वो लौट जाएं। अब क्या हालत है? वो एक करोड़ आए थे, आज बिल्कुल ठीक कही 10 आपने, करोड़ भाई, है इतनी कि बड़ी 8 जीत। करोड़ है, पता नहीं, आ चुके हैं। अपनी वल्नरेबिलिटीज तो दूर कर सकते थे हम उस वक्त, कम से कम। बिल्कुल इस हालत में थे हम। Anyway, सर मैं थोड़ा इसको बंगाल इलेक्शन पर लाना चाहता हूं। बंगाल के लोग भी तो देख रहे होंगे ये, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, ये कहावत है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, कितने रह गए, बांग्लादेश में कितने थे, कितने रह गए, और भारत में कितने मुसलमान थे, कितने हो गए। इसका मतलब आपका देश, कोई आपको कुछ भी बताए, ठीक ही कर रहा है जो कर रहा है। मतलब हर आदमी फल फूल रहा है, हर आदमी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये बंगाल का हिंदू देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा? उसको कोई फर्क पड़ रहा होगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर फर्क पड़ रहा होता तो दिखाई दे रहा होता। और बांग्लादेश में कोई आज नहीं हो रहा है भाई। पार्टीशन के पहले सबसे बड़ा हिंदू विरोधी दंगा कलकत्ता में हुआ, पूरे भारत देश में कलकत्ता में। डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कलकत्ता में हुआ, आज जो कोलकाता हो गया है। तो उस समय से कुछ ये बता नहीं सकता है। नहीं तो बंगाल के आदमी को डेमोग्राफी की चिंता नहीं है, आपको लगता है? एक आम हिंदू को वो गलतफहमी में कि हम ये बंगाली कल्चर है, बंगाली अस्मिता है, उसके नाम पर। तो बंगाली कल्चर तो बांग्लादेश के दिख रहा है। मुसलमान और हिंदू दोनों का है। हाँ। देखिए वहाँ उसकी क्यों वजह मार रहे वही हो? है ना कि वहाँ बंगाल में भी यदि पिछले सालों में चाहे लेफ्ट पार्टीज रही है, उसके बाद ममता आई, उन्होंने पूरा ही उसी एजेंडे को, जो वहाँ तो चलिए पाकिस्तान था, यहाँ आपने उन सबको पलने पुरने दिया। तो माहौल देखिए, जहाँ कोई गांव के गांव कलकत्ता से कुछ किलोमीटर दूर ऐसा लगता है कि वो आप बांग्लादेश या पाकिस्तान में बैठे हैं। अच्छा। जो हमारे, हाँ, 20-50 किलोमीटर। आप अपने किसी रिपोर्टर से कहिएगा, मैं नाम अभी जगह का नहीं मुझे मालूम है, भाई बहुत पुराने एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई, बल्कि वो जनसत्ता में रह चुके हैं, मैं इस समय नाम याद नहीं आ रहा है। उसने मुझे कहा कि आप आइए कभी 50 किलोमीटर में, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश में पूरा ही वो कब्जा हो गया। जब ऐसी स्थिति होगी, उसका असर दूसरे हिंदुओं पर भी पड़ता है। हिंदुओं में तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। जब मैंने आपको कहा, आज इसको ये चिकन नेक कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ, देखिए इंडिया तो एलिफेंट हमारा है ना, जब हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं, वो हाथी का सिर है। 20 किलोमीटर है बांग्लादेश भाई, 23 किलोमीटर। वहाँ से आप इधर जो बॉर्डर पर आते हैं, उन लोगों को, उन मुसलमानों, हम उस दृष्टि से देखते हैं उनको। जैसे हम जब वहाँ कह रहे हैं कि बांग्लादेश में आपने सबको आने दिया, हिमायती फलाना जो भी नाम दे करके, सारे पाकिस्तान ने 71 के बाद से लेके, भुट्टो नहीं, उसके बाद से लेकर के 1000, 4000, 8000 तो मदरसे इस तरह के जहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाए जो आतंकवादी तैयार होते हैं। हम तो पाकिस्तान को ही नाम लेते रहे ना जी। उसको नहीं नियंत्रण हुआ। और आज बंगाल में, इसलिए हम बंगाल पे ज़्यादा बात कर रहे हैं अब इस समय, बंगाल में उसको नियंत्रण न करके उनको यदि सहायता करेंगे तो उससे हिंदू अकेला नहीं खड़ा होता। समाज में आप गाँव में रहते हैं, सर पहले अवेयरनेस तो होनी चाहिए। हाँ, अवेयरनेस। नहीं, अवेयरनेस आप देखिए ना कि 70% आबादी हिंदुओं की है पश्चिम बंगाल में। हाँ। और बाबरी मस्जिद बन रही है, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके लिए। क्या 10,000 आदमी भी हिंदू विरोध करने के लिए, मैं लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं कर रहा हूं, केवल विरोध करने के लिए कि आखिर बाबर को आप नायक कैसे बना सकते हैं इस देश का, जो आक्रांता है, जिसने गुलाम बनाया हमको। चलिए पहले यही पूछ लूं मैं आपसे, अब डेमोग्राफी इज डेस्टिनी मानते हैं सब, आपका देश धर्म के आधार पे बटा है, कोई किसी धर्म का बैरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस धर्म के आधार पर देश मांगा गया और दिया गया। तो ये चिंता करना कि किसकी आबादी बढ़ रही है और किसकी कितनी रह जा रही है, क्या ये कम्युनल है?
नहीं, अब पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, इसमें कोई ये छिपी हुई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष है जो कह रहे हैं आलोक मेहता जी। आप अभी एक सज्जन गए थे, उन्होंने रिपोर्ट किया वहाँ के तमाम वीडियोज उनके वायरल हुए कि आप कलकत्ता से लेकर के और बांग्लादेश की सीमा तक जाइए, 80 किलोमीटर का एरिया है और दोनों तरफ आपको सिर्फ मुस्लिम बस्तियाँ दिखाई देंगी 80 किलोमीटर के इलाके में। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर हिंदू समझ भी जाएगा, मान लीजिए जाग भी गया, तो क्या करेगा वहाँ? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिंदू अगर जाग जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे तो भारतीय जनता पार्टी इस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बदलने से रोक देगी? अगर ये होता तो फिर पूरे देश में ही क्यों नहीं रोक दिया गया होता? या कैसे बदल रहा है? न इन्फिल्ट्रेशन रुक रहा है, न जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदलने के दूसरे काम हो रहे हैं, न वो रुक रहा है, कुछ भी तो नहीं रुका है। और ये जो अब ये समझ में आना शुरू हो गया सौरभ जी, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पिछला जो लोकसभा चुनाव था, इस बार नहीं, हम 24 नहीं कर रहे हैं, 19 में तो 41-42% वोट मिला ना भारतीय जनता पार्टी को। 41% वोट मिला, 42%, लगभग 42%, 43% ममता बनर्जी को वोट मिला। तो 42-43% बीजेपी को वोट मिलने का मतलब है कि 70% हिंदुओं में से 60% ने वोट दिया है। मतलब 100 हिंदू में से 60 हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है नेशनल इलेक्शन पे। नहीं, असेंबली इलेक्शन में भी 38% दिया। 67 सीटें मिली, असेंबली इलेक्शन में भी 38-39% वोट दिया। इसका मतलब कि 100 में से लगभग 60 हिंदू देना शुरू कर चुका है। लेकिन जब तक 100 में से 70 हिंदू नहीं देगा तब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बंगाल के चुनाव को लेकर के क्या असर होगा, तो ये तब होगा जब 100 में से 70 हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। अरे बीजेपी को वोट दिया था, सीबीआई ने 52 हत्याओं के मामले दर्ज किए थे। नहीं, उसके बाद भी देखिए ना, वर्कर्स के ऊपर वैसे भी आप एक में कन्विक्शन नहीं हुआ। 15,000 से ज्यादा लूटपाट, आगजनी, मारपीट की घटनाएं, 5,000 लोगों का पलायन। वही पोस्ट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो है, गांव में अभी संदेश खाली की घटना हुई, शाहजहां शेख पकड़ा गया, संदेश खाली की घटना हुई, क्या सबक हुआ उसका? संदेश खाली की घटना हुई थी ना शाहजहां शेख की, फिर अभी वही मुर्शिदाबाद में हुआ। आपने बहुत अच्छा सवाल दिया। मेरे मतलब ये सोचने लायक बात है, प्रधानमंत्री भी डेमोग्राफी मिशन की बात करते हैं, सब कहा ना, उन्होंने लाल किले से आप कैसे रोकेंगे बढ़ती चेंज होती डेमोग्राफी को? बीजेपी की सरकार ही आ जाए बंगाल में, क्या कर लेगी? नहीं, क्या कर लेंगे, पहले तो आपकी करने की इच्छा शक्ति है क्या? वही तो सवाल इसका है। कर तो बहुत कुछ लेंगे अगर आप करने पर आ जाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, और ये भी नहीं है कि आप करने पर आ जाएं तो रातों रात सब बदल जाए। रातों रात नहीं बदलेगा, लंबा समय लगेगा, लेकिन जो बढ़ रहा है वो रुक तो सकता है, ठहराव आ सकता है, कमी उसके बाद आएगी। ये जो धर्मांतरण का चल रहा है खेल, घुसपैठ, धर्मांतरण, रेडिकलाइजेशन, ये तो सरकार कर सकती है ना, रोक सकती है। इसको करने के लिए सरकार की पॉलिटिकल विल कितनी है, हो मतलब मन में जो भी हो, जमीन पर वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल भी तो रास्ता नहीं है ना। कई बार ये भी सजा आप प्रेसिडेंट रूल करके कोई एक कदम जो है रास्ता नहीं है, कई कदम एक साथ और एक के बाद एक, वो रास्ता है। कोई एक उपाय नहीं है। आप ये ऐसा तो है नहीं कि आप जादू की छड़ी किए घुमाया और वैसे नहीं कर सकते, हम लोग वैसा भी नहीं कर सकते। इतने 50 साल में जो हुआ है उसको आपको एक कोई भी सरकार आएगी वो बदलने में, लेफ्ट पार्टीज का जो 30 साल राज किया, उसके बाद जो है इन्होंने राज किया। ममता जी को तो अटल जी की सरकार में आई थी ना, वो तो आपने उनको तो ये कोई उम्मीद कर रहा था कि भाई लेफ्ट के खाली वो तो उस समय कम्युनिज्म को रोकना था, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया गया कि ये तो घुसपैठियों के खिलाफ क्रूसेडर थी एक वक्त में ममता बनर्जी, पार्लियामेंट का भाषण याद कर, बदल गया आज देखिए। हाँ, तो वही फिर तो वही एक उपाय नहीं है, कोई एक उपाय नहीं होगा, कई सारे उपाय करने होंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके सारे उपाय करने होंगे, जिसमें और निरंतरता में वही लॉन्ग टर्म में लगातार जो हम लोग का एक बात, जब भी ऐसी बात आती है तो कहा जाता है कि भाई फर्टिलिटी रेट जो है मुस्लिम आबादी में भी कम हो गया और हम लोग जो रिप्लेसमेंट रेट है उसके बराबर पहुंच रहे हैं। वो सिर्फ स्थिति नहीं है, अभी भी नहीं बढ़ रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश तो फिर भी ठीक है, बिहार और बंगाल में मुस्लिम आबादी में अभी भी फर्टिलिटी रेट जो 2.1 होना चाहिए है, जो रिप्लेसमेंट रेट का, वो 3 से ऊपर है। तो एक तो उसको भी कंट्रोल करने, जैसे आपको जनसंख्या नीति बदलनी होगी, आपको घुसपैठ रोकना होगा, आपको रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको रोकना होगा। कई उपाय हैं, कई तरीके जो हैं उनको तो निकाल दें।
आप तो उस पर तो राहुल गांधी घुसपैठिए और तो हैं, कह रहे पहचान हैं उन्हें करके घुसपैठियों निकालिए। को भाई बाहर नहीं इतना तो आने दें। इतना तो क्लियर है ना कि जो इस वक्त बंगाल में सत्ता में है उनके लिए ये सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई उनके प्रॉब्लम लिए तो अच्छी स्थिति है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे डराने वाला सवाल, क्या ऐसे ही चलता रहा तो बंगाल की परिणति बांग्लादेशी है? बंगाल मतलब बांग्लादेश की तरफ ही देखे, वैसे ही हालात की तरफ देखे? मतलब कम से कम जो परिस्थिति है उसमें ये आप कह सकते हैं, मतलब बहुत निराशा में चले जाएं तो ये कह सकते हैं, ये मान कर कि कोई कुछ नहीं करेगा। अगर कोई कुछ ना कुछ करे नहीं तो? बदला, हाँ, कुछ नहीं करेंगे तो फिर जो भाई मैं केवल तो संख्या की बात नहीं है, प्रभाव की भी बात है। ये जो मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, तो उनकी संख्या तो ज्यादा नहीं हो गई है, तभी वो हिम्मत लेकिन कर पा रहा है। उनका एक एमएलए है जो अपने जिले के बारे में, अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कहता है कि अब यहाँ हमारी आबादी ज्यादा हो गई, अब यहाँ शरीयत का कानून। ये असर की बात है, जितनी आबादी है उसके मेरे असर कल एक की मैंने बात और है। स्टेटमेंट सुना है, कोई छात्र विंग का डीएमसी का नेता, वो बोल रहा था कि वक्फ को छुआ तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट बनना पड़ेगा, तो मैं एक्सट्रीमिस्ट बन बोल जाऊंगा। रहा है भाई, वक्त में अभी कहा ना प्रदीप जी ने, जैसे कि भाई आबादी बढ़ गई तो अब सरिया लागू होगा, उस तरह से हमने देखा कल लोगों ने कह दिया कि अब फ्राइडे को छुट्टी होगी। हाँ, हुई थी बीच में। अब हमारी आबादी है, हमारे हिसाब से फ्राइडे को छुट्टी होगी। असर की बात, आबादी से कल्चर को प्रभावित कर रहे हैं। और ये जो बंगाल वाली वो बात रह गई थी बीच में, जो हम लोग, आपने कहा कि वो बंगाली आबादी जो है, खासतौर से भद्र लोग जो है, वो समझता है कि बांग्लादेश हो, ये हो, जो बांग्ला बोलने वाला है वो बांग्ला कल्चर को मानने वाला है, उसके साथ हमारा भाईचारा है। धर्म फिर उसके नीचे आ जाता है, नहीं, भाषा के बंगाल आधार का पर, अस्मिता भद्र के लोग आधार पर। उससे ज्यादा स्वार्थी जो है वो कोई वर्ग नहीं है, उसको सिर्फ अपना दिखता है, देश, समाज, प्रदेश ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। और इसका इतिहास है और डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, ये कोई ओपिनियन नहीं है कि नहीं, वो हम कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव में है। भी ऐसे ही होता है सौरभ जी, कि बांग्ला भद्र लोग जो है, वो भद्र लोग पहले लेफ्ट को वोट देता था, अब ममता बनर्जी को देता है। कांग्रेस को देता था, फिर लेफ्ट को दिया, फिर अब और उसके बाद एक छोटो लोग है, वो छोटो लोग जो है वो बीजेपी को वोट करता है, जिसमें 18% दलित भी हैं, 7% आदिवासी भी है, निराशावादी पिछड़ी होने लगे। जातियां भी देखिए हैं, जम्मू सब है। कश्मीर में भी आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हुआ लगभग उसलिए, लेकिन ये और सेंसिटिव धीरे बन रहा है। तो फिर से कहूंगा, आईएसआई और पाकिस्तान ने बांग्लादेश जैसे जो घुसपैठिए हैं उनमें पाकिस्तान से आए हुए सारे लोग हैं। सर समय नहीं है, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, लेकिन आपने कश्मीर की बात अच्छा कह दी। वो कश्मीरी पंडित भी तो उतना ही कश्मीरी था जितने बिल्कुल, वो भी कश्मीरी कल्चर को मुसलमान लेकर के ही उतना ही रह था, उसी में मारे गए, अपनी उनके कल्चर साथ अपना खैर। उस चक्कर में। भद्र भी, और कैसे आपने दूसरा भी एक लोग, हाँ, वो तभी तक रहेंगे ना जब लोग बचेंगे। लोग बचेंगे तब भद्र लोग भी रहेगा, छोटे लोग भी रहेगा। ये तो खैर कई बार इसी बातें करना बड़ा निराशाजनक लगता है, बड़ा डिप्रेसिंग लगता है, लेकिन हकीकत से मुंह तो नहीं चुराया जा सकता बार बार। हालांकि हम लोगों की खासियत है ये, इसमें हम लोग आशावादी तो रहना चाहिए ना। नहीं, निराशावादी जो ईश्वर कहा पर प्रदीप जी ने कि हर बार कह शुक्रमूर्त दिया की कि- तरह गर्दन हम हाँ, वही गाड़ देते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, प्रदीप जी आप प्रोग्राम में आए। आलोक जी बहुत शुक्रिया सर आपका, अजीत जी धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।